हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये एक नई सीरीज लॉन्च हुई है जो मेनली CSIR नेट एस्पायरेंट्स के लिए है, जिसका नाम है उद्गम। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज में। वो 50 प्लस टॉपिक्स आपके लिए हम सेलेक्ट करके लेके आए हैं। इस सीरीज में वो सारे के सारे 50 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, जहां से मेनली क्वेश्चंस आते रहे हैं और इन फ्यूचर भी आते रहेंगे। तो इस सीरीज का बेनिफिट ये है कि अगर आप यहां से पूरा प्रॉपर अच्छे से कवर कर लेते हैं जो टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि वहां से क्वेश्चन आए और आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करो और आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाए। तो इसके लिए जो एक एक टॉपिक्स हम तैयार करके लेके आए हैं आपके लिए, वहां से क्या रहने वाला है कि क्वेश्चंस जो है वो आप मैक्सिमम टेंडेंसी ये है कि आप क्वेश्चंस वहां से कवर कर पाओ और इजीली आप नेट निकाल पाओ। आज मैं आपको जो पार्ट करवाने जा रहा हूं वो रहने वाला है इवोल्यूशन का पार्ट। और इवोल्यूशन में भी स्पेसिफिक मैं जो टॉपिक की अगर बात करूं तो मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी जो दो पार्ट है मेनली, एक छोटा सा पॉपुलेशन जेनेटिक्स कि एक्चुअल में पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है। उसके बाद आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग लॉ। वहां से हम देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम में और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट आपको करवाने जा रहा हूं। इवोल्यूशन जो है दैट इज सब्जेक्ट लाइफ साइंसेज, चैप्टर का नाम इवोल्यूशन रहने वाला है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का छोटा सा पार्ट करवाएंगे, इसके अलावा हार्डी मिनबर्ग प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस रहने वाला है आज की क्लास में। चलो भाई बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट ये करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से सुने, नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें कहीं ना कहीं से। टॉपिक करने के बाद आप कहीं ना कहीं से जहां से पॉसिबल हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हम भी साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, लेकिन आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालें और ट्राई करें। और आई होप कि आप लोग सभी इस सीरीज से कनेक्टेड रहेंगे। एग्जाम जो है वो टारगेट कर रहे हैं हम 2023 दिसंबर वाला। तो अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें और जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट रहने वाला है। आ, हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है एक्चुअल में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो यहां पे हम दो चीजों की बात करेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स दो चीजों की स्टडी करता है। एक चीज का नाम है एलील फ्रीक्वेंसी और दूसरा नाम है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या करता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स इट स्टडी अबाउट द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसीज and genotype frequencies and genotype frequencies and genotype frequencies। अब ये एलील फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज कहाँ की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज? इट स्टडी अबाउट चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज विद इन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, विद इन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया, उसके बारे में स्टडी करता है कौन? पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है, जो ब्रांच है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, वो स्टडी करती है इस चीज के बारे में। चलो आगे चलो। पॉपुलेशन जेनेटिक्स या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ने के लिए हमें एक तो एलील फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज आनी चाहिए। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जीन पुल क्या होता है। व्हाट इज जीन पुल?
अब इसके अलावा देखो, इन डेफिनेशंस के अलावा आपको पॉपुलेशन का भी पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो, एमएससी लेवल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, तो पॉपुलेशन तो एटलीस्ट पता होगा आपको कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो हम जीन पूल की बात करेंगे। तो कितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किसी पॉपुलेशन में, वो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। द सम टोटल द सम टोटल of all the genetic information, of all the genetic information, the sum total of all the genetic information present, the sum total of all the genetic information present in a population, in a population form a gene pool. वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कोई जीन पुल। और जीन पुल की अगर बात करें तो जीन पुल के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, कोई पर्टिकुलर जीन के सभी एलील्स जो है वो जीन पुल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द एलील्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, या तो हम पर्टिकुलर जीन की बात करें या किसी इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन सभी के जीन्स का जितना भी एलील्स है वो सारा मिलके क्या बनाता है, एक जीन पुल बनाता है उस पॉपुलेशन के लिए। गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास जीन पुल, और इस जीन पुल में सभी एलील्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर एक पॉपुलेशन है, ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ इस तरह से रह रहे हैं कि वो अलग अलग इन ब्रीडिंग ग्रुप्स में रह रहे हैं। ये इन ब्रीडिंग ग्रुप्स हैं, ये इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ये आपस में ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इन ब्रीडिंग ग्रुप्स हैं किसी पॉपुलेशन के। तो ये जो इन ब्रीडिंग ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को बोला जाता है डीम्स। ये क्या है, दीज आर द डीम्स। और ये क्या है, ये एक कंप्लीट पॉपुलेशन है, ये एक कंप्लीट पॉपुलेशन है। और ये जो इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स हैं जो आपस में ब्रीडिंग शो कर रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज डीम्स। इनको डीम्स बोलते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीन पूल हो गया है, डीम्स हो गया है। अब हम एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि एलील फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एलील फ्रीक्वेंसीज, एलील फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाला जाए। इसके लिए एक और भी हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन फॉर्म ए जीन पूल। एक तो ये चीज हो गई। और कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इंडिविजुअल, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं एक और डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ, द कंप्लीट सेट ऑफ, द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, complete set of genetic information, genetic information contained within the members, contained within the members of a population, within the members of a population। इसको भी हम जीन पूल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी द डेफिनेशन ऑफ जीन पूल। तो ये हो गया हमारे पास जीन पूल के बारे में कि जीन पूल क्या होता है। डीम्स हमने बात कर ली कि डीम्स क्या होते हैं, पार्शियली आइसोलेटेड ब्रीडिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या है, ये है पार्शियली आइसोलेटेड ब्रीडिंग ग्रुप्स। डीम्स क्या है, दे आर पार्शियली आइसोलेटेड, पार्शियली आइसोलेटेड ब्रीडिंग ग्रुप्स, पार्शियली आइसोलेटेड ब्रीडिंग ग्रुप्स, इनको क्या बोलते हैं, डीम्स। ये आइसोलेटेड है लेकिन ये पार्शियली आइसोलेटेड है। ये
इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग आपस में शो करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में कुछ चीजें। और अब हम देखते हैं एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, क्योंकि हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देखने वाले हैं, तो हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स या फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या एलील फ्रीक्वेंसी होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे उसको निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं। मैं मान के चलता हूं हमारे पास है एक पॉपुलेशन, ठीक है, वी हैव ए पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन जो है ये कितने इंडिविजुअल्स के, मैं मान के चलता हूं कि 100 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 100 इंडिविजुअल्स की हमारे पास पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन में जो ये वाले इंडिविजुअल्स हैं, कैपिटल ए मैं एक जीन मान के चलता हूं, और एक पर्टिकुलर होमोलोगस जीन और उसके 2 एलील्स के बारे में हम बात करेंगे। तो होमोलोगस जीन जो है वो रहने वाला कोई भी जीन, और जिसका एक एलील है कैपिटल ए, दूसरा एलील है स्मॉल ए, उसका होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का नंबर अगर हम मान के चले, चलो हम मानते हैं कितना, 60 कंसिडर कर लेते हैं। इनका नंबर है इतना, हम इनका नंबर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का नंबर कंसिडर कर लेते हैं 30, और ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं इनका नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं 10। इनका नंबर कंसिडर कर लिया कितना, 10। हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, और ये भी होमोजाइगस, हो गया, टोटल हो गए 100 इंडिविजुअल। चलो अब हम निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए क्या है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एलील की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं स्मॉल एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए। कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ कैपिटल ए एलील जिसकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ए एलील्स, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ए एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स, ये हो गया नंबर ऑफ ए एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। चलो ये टोटल नंबर ऑफ एलील्स की अगर बात करें तो ये हमें कहां से पता चलेगा, हमें यहां से पता चलेगा कि इंडिविजुअल्स कितने हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर कोई एक कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल कितने एलील्स के द्वारा किया जाता है, 2 एलील्स के द्वारा, ठीक है, 2 एलील्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम यहां से बात करें तो एक इंडिविजुअल में जो एलील होते हैं वो कितने होते हैं, एक इंडिविजुअल में 2 एलील होते हैं। वन इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल इज इक्वल टू 2 एलील। एक इंडिविजुअल के अंदर 2 एलील होते हैं, तो 100 इंडिविजुअल्स के अंदर कितने एलील्स होंगे, 100 इंडिविजुअल्स के अंदर एलील होंगे 200 एलील्स, 200 एलील्स। अब ये कैसे, देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं कैपिटल ए है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि स्मॉल ए है, ये है स्मॉल ए। ये दोनों गैमीट्स की फॉर्म में आते हैं, एक पेरेंट से आता है, मेल पेरेंट से, दूसरा फीमेल पेरेंट से। ये आ गया मेल पेरेंट से, और ये आ गया किससे, फीमेल पेरेंट से, और ये फाइनली क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेट बनाते हैं, पर्टिकुलर जीन का सेट बनाते हैं। 2 एलील्स आएगा, एक मैटरनल पेरेंट से और दूसरा पैटर्नल पेरेंट से। और अगर एक इंडिविजुअल की बात करें जो कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है 2n, उसमें कंडीशन क्या है कि ये इस तरह से प्रेजेंट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में।
होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे होगा कैपिटल ए, यहाँ पे होगा स्मॉल ए, अगर मैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो। और अगर मैं होमोजाइगस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा ये कैपिटल ए, दूसरा ये कैपिटल ए। उस केस में दोनों मेल और फीमेल मेल और फीमेल पेरेंट्स से, दोनों से कैपिटल ए और कैपिटल ए आएगा, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इसलिए एक इंडिविजुअल के अंदर दो एलील होते हैं हर कैरेक्टर के लिए, और ये दोनों एलील कहां से आए, एक एलील आया मैटरनल पेरेंट से, दूसरा आया पैटर्नल पेरेंट से, मतलब एक मम्मी से आया और दूसरा पापा से आया, अगर अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ए इंडिविजुअल्स। और अगर हम बोलें कि किसी दूसरी पॉपुलेशन की बात करें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। नंबर ऑफ ए एलील्स कितने हैं, अब हमें यह पता करना हो पड़ेगा कि ए वाला एलील किस किस इंडिविजुअल में है। तो एक तो ये इंडिविजुअल देखो, इसमें ए एलील है, और ये इंडिविजुअल कितने हैं, 60 है। दूसरा देखो, ये वाले इंडिविजुअल, इनके अंदर भी ए एलील है, और ये इंडिविजुअल कितने हैं, ये इंडिविजुअल है 30, ये इंडिविजुअल है 30। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि इन इंडिविजुअल्स के अंदर कैपिटल ए है। तो ये हैं इंडिविजुअल्स विद कैपिटल ए एलील। इसके अंदर कैपिटल ए एलील है, वो इंडिविजुअल इतने हैं। बात आ गई समझ में। इस इंडिविजुअल के अंदर हर इंडिविजुअल में एक कैपिटल ए एलील है, और इन इंडिविजुअल में हर इंडिविजुअल में दो कैपिटल ए एलील है। मतलब ये 60 इंडिविजुअल हैं, तो इनमें कैपिटल ए एलील कितने होंगे, इनमें एक इंडिविजुअल में दो है, तो 60 में कितने होंगे, इसमें हो जाएगा 120। इसमें ए एलील कितना है, इसमें ए एलील है 120, क्योंकि एक इंडिविजुअल में दो है, तो 60 इंडिविजुअल में कितना होगा 120। और इसमें हर इंडिविजुअल में एक कैपिटल ए एलील है, और इंडिविजुअल है 30, तो इनमें कैपिटल ए एलील जो है वो आएगा 30। तो अगर हम बात करें कि टोटल कैपिटल ए एलील कितने हैं, तो ये हो गए 150। ये कितने हो गए 150। अब हम फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल देंगे, फॉर्मूला में ये वाली वैल्यू डाल देंगे, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस। तो ये क्या आ गया हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना आएगा हमारे पास, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो ये 0.75 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.75। ये कैलकुलेट कर दो भाई, इसको इसको कैंसिल कर दो। ठीक, अब इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये 0.75 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है कैपिटल ए की, जो वैल्यू निकल के आई है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, ये कितनी आई है 0.75, ये आ गई। हमें एक चीज पता चल गई है कि हमारे पास कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो 0.75 आ गई है। और हम जो कैपिटल ए एलील है उसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैप, और जो स्मॉल ए एलील है, या फिर अगर हम बात करें कि डोमिनेंट जो एलील होता है, डोमिनेंट एलील, इसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल पी से। और रेसेसिव जो एलील होता है, रेसेसिव जो एलील होता है उसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल क्यू से, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। चलो आगे बात करते हैं। अब हमें निकालनी है स्मॉल ए वाले एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, स्मॉल ए वाले एलील की फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलील स्मॉल ए, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ ए एलील्स, नंबर ऑफ स्मॉल ए एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। अब हम फिर से देखेंगे कि भाई स्मॉल ए और स्मॉल ए एलील है किसमें, तो ये एक तो ये इंडिविजुअल है जिसमें स्मॉल ए है, और दूसरा ये वाला इंडिविजुअल है जिसमें स्मॉल ए है। इंडिविजुअल विद इंडिविजुअल्स विद स्मॉल ए एलील, भाई आप इसको रेसेसिव एलील भी बोल सकते हो। फिर आप बोलोगे कि सर इसको रेसेसिव एलील क्यों नहीं बोल रहे हैं, साइंटिफिक क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए। आप इसको रेसेसिव एलील भी बोल सकते हो। मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसको स्मॉल ए कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, या स्मॉल ए कैपिटल ए बोल रहा हूँ। अब ये वाले इंडिविजुअल जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर स्मॉल ए एलील कितना है, हर इंडिविजुअल में एक स्मॉल ए एलील है, तो 30 इंडिविजुअल में कितने होंगे, 30 इंडिविजुअल में ऑब्वियस सी बात है 30 होंगे। यहां पे आ जाओ, एक इंडिविजुअल में 2 स्मॉल ए एलील है, 10 में कितने होंगे, 20 होंगे। चलो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ए एलील्स हैं 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि 200 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलील्स है जो हमने पहले निकाला, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे 100 और एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स होते हैं किसी भी एक कैरेक्टर के, तो टोटल नंबर ऑफ एलील्स 100 इंडिविजुअल्स में हो गए 200 इन। अब ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 200, और वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 0.25, 0.25। तो हमारे पास एक और चीज निकल के आई है, एफ स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.25, ये हमारे पास निकल के आ गई है। हम डिनोट कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, हम कैसा भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 0.75 एंड Q इज इक्वल टू 0.25, दिस इज द वैल्यू, P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू, P की वैल्यू और Q की वैल्यू। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो जो वैल्यू जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 to 1, द फ्रीक्वेंसीज वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। और उसके लिए यहां पर अगर किसी पॉपुलेशन में 2 एलील की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की P एलील और Q एलील, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1, ये वैल्यू आनी चाहिए 1, ठीक है, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। अगर हमें P की वैल्यू पता है तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, और Q की वैल्यू पता है तो P की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, और एक और क्या हो सकता है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये हो सकता है। चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर एक पॉपुलेशन है, मान के चलो किसी पॉपुलेशन के बारे में पूछा है, ये मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं ऐसे कि हमारे पास किसी पॉपुलेशन में एलील्स हैं, ठीक है, और एलील्स का नाम क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हमारे पास एलील है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, 2 एलील्स हैं, और हमें गिवन ये है, वी हैव गिवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल वाई की फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.058 ऐसे गिवन है। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव गिवन, तो गिवन में क्या है, गिवन में वैल्यू है P की वैल्यू गिवन है। और अगर ये पूछे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, या फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलील, मतलब Q की वैल्यू निकालो। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P गिवन है तो हम P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमारे पास P गिवन है, P कितना है 0.58 प्लस Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.58, और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी,
ये वैल्यू निकल के आएगी Q इज इक्वल टू 0.42, ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगर हमारे पास एक एलील की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी की, एक एलील की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम दूसरे की फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमने यहां से निकाला। तो फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है वो लाई करती है किस किस के बीच में, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी लाई बिटवीन 0 टू 1, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी लाई बिटवीन 0 टू 1, 0 से 1 के बीच में फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू जो है वो लाई करती हैं, वो वैल्यू जो है वो लाई करते हैं। तो इतनी बात हमें पता चल गई है, इतनी बात हमें पता चल गई है, हम एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं, इसलिए हम एलील फ्रीक्वेंसी यहां पे निकाल सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की। अगर हम बात करेंगे, हाँ, तो ये हमने क्या बोला, क्योंकि वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वैल्यू कितनी लाई करेगी 0 एंड 1 के बीच में। एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो लाई करेगी किसके, 0 और 1 के बीच में। चलो यहां पे देखते हैं हम हार्डी विनबर्ग लॉ या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग लॉ। भाई पहली बात तो ये जो लॉ था ये किस लिए दिया गया था, एलिलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दिया था ये वाला लॉ। किसने दिया था, जीएच हार्डी ने, जीएच हार्डी एंड डब्ल्यू विनबर्ग, इन दोनों ने ये जो लॉ था ये इंडिपेंडेंटली दिया था। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है कि अलग अलग इन दोनों ने इस लॉ को प्रपोज्ड किया था, इस लॉ के बारे में बताया था 1908 में, इंडिपेंडेंटली 1908 में, ठीक है, जीएच हार्डी एंड डब्ल्यू विनबर्ग। अब ये जो लॉ है ये क्या बताता है या किसके बारे में बताता है, ये एलिलिक और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। कौन सी पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन जो इनब्रीडिंग पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है। तो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं कि ये हमें इट टेल्स अबाउट द एलील फ्रीक्वेंसीज, द एलील फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, एलील फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के बारे में ये लॉ हमें बताता है। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं इस लॉ के, और वो क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो उसको बोलते हैं एलील फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट जो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम, ये क्या बताता है कि किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होती है। समझ आई कि अगर एलील फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए एलील की 0.6 है तो वो 0.6 ही रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। द पॉइंट इज नोन एज एलिलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है, द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज या द एलील फ्रीक्वेंसीज फॉर एन ऑटोसोमल लोकस, फॉर एन ऑटोसोमल लोकस मतलब ऑटोसोमल लोकस के ऊपर। ऑटोसोमल लोकस क्या होता है, ये क्रोमोसोम है और ये ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक ये लोकस है, ठीक है, ये एक लोकस है, ये साइट है, मतलब ये जीन है। और जीन के क्या है, एलील्स है, जीन के क्या है, एलील्स है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सी साइट है, ये है ऑटोसोमल लोकस। ऑटोसोमल
क्रोमोसोम्स में जो साइट है दैट इज ऑटोसोमल लोकस। तो हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया, द एलील फ्रीक्वेंसी फॉर एन ऑटोसोमल लोकस इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन will not change, will not change from generation to generation, from generation to generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो चेंज नहीं होगी, जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होगी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। तो ये बात हमने बता दी। तो ये है पहला इसका पॉइंट, एलिलिक फ्रीक्वेंसी फॉर एन ऑटोसोमल लोकस इन ए पॉपुलेशन विल नॉट चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, दूसरा पॉइंट आता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। क्या आता है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। देखो, आप इस भारी भरकम नाम को याद करो या मत करो, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि एलील फ्रीक्वेंसी जो है किसी पर्टिकुलर ऑटोसोमल लोकस के ऊपर एक पॉपुलेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी से क्या, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, हम इसको कैसे बताएंगे कि द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज in a population, the genotype frequencies in a population can be calculated, ठीक है, और can be determined, the genotype frequency in a population can be determined in a predictable way, in a predictable way from the allele frequencies, from the allele फ्रीक्वेंसी, कि हम एलील फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल सकते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि अगर एलील फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें हम किसी ऑटोसोमल लोकस के ऊपर, चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें एलील फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, P एंड Q, ये क्या है, ये है एलील फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ये क्या आ गई, ये आ गई जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कैपिटल ए को, ये किसको शो कर रहा है स्मॉल ए को, और ये किसको शो कर रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए। अगर हमें P और Q की वैल्यू है तो हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग देयर वैल्यूज, हम उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये सब चीजें निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और एक थर्ड पॉइंट आता है इसका क्या, जिसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है वो नेचुरल है। अगर ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग लॉ से डेविएट कर गई है तो वो एक सिंगल जनरेशन के रैंडम मेटिंग से रिकवर्ड हो जाती है। समझ आई, मतलब अगर मैं बात करूं यहीं पे ही, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए पॉपुलेशन, इफ ए, इफ इन ए पॉपुलेशन, इफ इन ए पॉपुलेशन, if in a population the values of allele frequencies
इन ए पॉपुलेशन द वैल्यू ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज, या हम ऐसे बोले कि इन ए पॉपुलेशन, और अगर ये पॉपुलेशन अपनी हार्डी विनबर्ग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से डेविएट हो जाए, ओके, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी सिंगल मेटिंग से। इफ इन ए पॉपुलेशन द वैल्यूज ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज, और ठीक है मैं दो चीजें लिख रहा हूं, अगर उसकी एलील फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, एक तो बात ये, या उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू चेंज हो जाए, या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाए, एक बात, दूसरी बात और तीसरी बात, इफ ए पॉपुलेशन, इफ ए पॉपुलेशन डेविएट्स फ्रॉम इट्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, अगर एक पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएट हो जाए तो क्या होगा, इट विल अटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट विल अटेन, इट विल अटेन द इक्विलिब्रियम in a single generation, in a single generation of random mating, ऑफ रैंडम मेटिंग, कि रैंडम मेटिंग अगर एक जनरेशन के लिए हो जाए इसमें, तो वो वापिस हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में आ जाती है वो पॉपुलेशन। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। सिंपली सी बात, मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी तो भी कांस्टेंट रहेगी। दूसरी बात कि उस पॉपुलेशन में हम एलील फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, दूसरी बात, ठीक है, बहुत आसान भाषा में। तीसरी बात कि अगर उस पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों या तो चेंज हो जाए या फिर वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएट हो जाए, डेविएट होने का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी ही चेंज होना, तो वो पॉपुलेशन उस इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन कर लेगी अगर वो पॉपुलेशन एक सिंगल जनरेशन तक रैंडम मेटिंग शो करे, एक जनरेशन में ही वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। तो इसको क्या बोल, ये जो है ये 3 पॉइंट्स है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। अब ये जो वैल्यूज है ये हमने कहां से निकाली, कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बात कहां से आई, ये बात इसलिए आई कि ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं ये एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में चल रही है, ठीक है, ये सारी कहानियां जो चल रही है ये एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में कहानियां चल रही हैं। तो हम जो ये पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी पॉपुलेशंस क्या हैं, दीज आर द रैंडम मेटिंग पॉपुलेशंस, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, मतलब ये कि इस पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरे अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल से मेटिंग कर सके, दिस इज रैंडम मेटिंग। और ये हमें डेविएशंस कहां से मिली, अगर मेटिंग रैंडम है, मतलब अगर मैं यहां पर एक मेल डिनोट कर रहा हूं तो उस मेल में केवल 2 ही तरह के एलील हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए। और अगर मैं यहाँ पे एक फीमेल भी डिनोट कर रहा हूं, भाई मेटिंग अगर हम शो कर रहे हैं तो मेल और फीमेल ही तो आपस में मेटिंग शो करेंगे ना, मेल और फीमेल ही तो आपस में मेटिंग शो करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि मेल का ये गैमेट है, तो मेल का ये गैमेट फीमेल के इस गैमेट से भी फ्यूज कर सकता है, वो फीमेल के इस गैमेट से भी फ्यूज कर सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी फीमेल के इस गैमेट से भी फ्यूज कर सकता है और फीमेल के इस गैमेट से भी फ्यूज कर सकता है। इसको हमने डिनोट किया था स्मॉल क्यू से, इसको हमने डिनोट किया था पी से, वैसे ही इसको पी से डिनोट कर दो, इसको क्या कर दो क्यू से डिनोट कर दो, इसको पी से कर दो एंड इसको क्यू से डिनोट कर दो। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा,
भाई एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ मेटिंग शो कर सकती है। तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग होगी, कोई भी कोई भी गैमिट अवेलेबल हो सकता है मेल के लिए या फीमेल के लिए। मेल में दो ही तरह के गैमिट होंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए। फीमेल में भी दो ही तरह के गैमिट आएंगे, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो ये वाला जो गैमिट है ये स्मॉल ए और कैपिटल ए से भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला स्मॉल ए और कैपिटल ए से भी फ्यूज कर सकता है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल ए, यहां देखने को मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहां पे स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। क्यू एंड क्यू, क्यू का होल स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर। पी एंड पी, पी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर। यहां पर पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू। अब ये फाइनल क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कि पी स्क्वायर, इन दोनों को मिला दो, पी स्क्वायर पी क्यू एंड पी क्यू, एक पी क्यू और दो पी क्यू, तो टोटल कितने बन गए, टू पी क्यू। और यहां पे क्यू का स्क्वायर, ये निकल के आई हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब फिर ये भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, तो इसका सम कितना होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, इसका सम भी होना चाहिए वन। इसका सम भी कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। और इसको मैं सिंपली एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। तो ऐसे जो है क्या निकल, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम ऐसे एलील फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ये जो हमारे पास आई है ये है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। ये हमारे पास क्या हो गई, दीज आर द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप है जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में। कैसे कि हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को उस तरह से लिख सकते हैं, we can write the genotype frequency like p plus q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो द रिलेशनशिप बिटवीन जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशन, भाई ये हार्डी विनबर्ग क्यों पढ़ रहे थे हम, जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए, रिलेशनशिप चेक करने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन फ्रीक्वेंसीज एंड genotype frequencies, gene frequencies and genotype frequencies can be written as p square plus q square plus 2pq is equal to 1, और p plus q का whole square is equal to 1। This is Hardy-Weinberg principle। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, कि जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप। और हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। और दूसरी बात ये, और दूसरी बात ये कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है और जिसमें हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं कि दैट पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कि वो पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम में है जिसका नाम क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इन विच एलील फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसीज
remain constant, allele frequencies remain constant generation, remain constant generation after generation, generation after generation, and in which genotype frequency genotype frequency can be calculated, can be calculated from the allele frequency, from the allele frequency. Such population is said to be in such population is said to be such population is said to be in Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy-Weinberg equilibrium, कि उस पॉपुलेशन को हम ये बोलेंगे कि वो पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। गॉट इट? तो ये सब चीजें हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। अब कुछ अजम्पशंस आते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के कुछ अजम्पशंस आते हैं कि कुछ अजम्पशंस होते हैं कि एक पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो सम अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के कुछ अजम्पशंस हैं। उसमें से जैसे सबसे पहला आता है क्या? सबसे पहला आता है कि पॉपुलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन के अंदर होना चाहिए रैंडम मेटिंग। पॉपुलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? रैंडम मेटिंग। अब ये एक एक डिस्कस हम करेंगे, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे रैंडम मेटिंग के बारे में। बाकी अगर और अजम्पशंस की बात करें तो सेकंड अजम्पशंस आता है पॉपुलेशन साइज शुड बी वेरी लार्ज। लार्ज पॉपुलेशन साइज, लार्ज पॉपुलेशन साइज, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन साइज क्यों? कि अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज है तो स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है? स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांस जो है वो ज्यादा होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में, इसलिए पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि एलील जो है उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर रैंडम चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी, कि उनकी फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज आता है, सडन चेंज आता है। और ये एक जो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर एक ये सैंपलिंग एरर होता है, ठीक है। बाय चांस इसके जो एलील फ्रीक्वेंसी है उसमें सडन चेंज आता है, ठीक है। थर्ड अजम्पशन क्या है? नो नेचुरल सिलेक्शन। नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ इसका मतलब नेचर ने कुछ पर्टिकुलर फिनोटाइप के इंडिविजुअल सेलेक्ट किए, जो जिस फिनोटाइप को कुछ पर्टिकुलर जीन्स ही कंट्रोल कर रहे होंगे। मतलब ये कि उनके अंदर डिफरेंशियल सर्वाइवल आ जाएगा कि अगर किसी ने नेचर ने किसी को सेलेक्ट किया है तो उसकी पर्टिकुलर फिनोटाइप होगी जिसको कोई पर्टिकुलर एलील ही कंट्रोल करेगा। इसका मतलब उसका दूसरा जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन से कम होती चली गई, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉपुलेशन से कम होती चली जाएगी। और फोर्थ अजम्पशन की अगर बात करें, नो नेचुरल सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन। नो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए।
म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, मान के चलो किसी एलील के अंदर म्यूटेशन हुआ, एक तीसरा एलील जनरेट हो गया, ठीक है। एक पॉपुलेशन में दो एलील्स हैं, मान के चलो एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, ठीक है। म्यूटेशन हुआ तो मतलब एक एलील कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल ए है। और अगर स्मॉल ए के अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो ये बन गया मान के चलो ए स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार अगर एलील जनरेट हुआ है तो वो पॉपुलेशन में फैलेगा, मतलब इसका नंबर बढ़ेगा। और अगर ए स्टार का नंबर बढ़ेगा तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का जो नंबर है वो घटेगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी पॉपुलेशन में और इनकी फ्रीक्वेंसी घटनी शुरू हो जाएगी, इसलिए म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए। और एक डिप्लॉयड पॉपुलेशन होनी चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड पॉपुलेशन, ठीक है। नो, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड पॉपुलेशन, डिप्लॉयड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए और पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉयड पॉपुलेशन होनी चाहिए। नंबर 6 पे जो आता है वो क्या आता है, नो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन। और माइग्रेशन के अंदर दोनों चीजें हैं, ना तो एमिग्रेशन ना इमिग्रेशन, ना पॉपुलेशन से बाहर जाने चाहिए इंडिविजुअल, ना पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल आने चाहिए। तो ये हार्डी विनबर्ग लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, जिसमें से रैंडम मेटिंग को हम ब्रीफ में अभी स्टडी करने वाले हैं। रैंडम मेटिंग के बारे में हम देखने वाले हैं, जहां से कुछ छोटे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए रैंडम मेटिंग देखते हैं क्या होती है। रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग का मतलब ये होता है एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांस, एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांस, किस चीज का, एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी every individual has equal opportunity to mate with other individual, other individual, to mate the other individual of population। मतलब मतलब सीधा सा है कि एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर मान के चलो ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं कुछ क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर फीमेल के साथ मेटिंग शो कर सके। मतलब अगर मान के चलिए ग्रीन फीमेल है और येलो मेल है, हर येलो के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इस वाली फीमेल के साथ मेटिंग कर सके। दिस इज द रैंडम मेटिंग। और हर फीमेल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरे मेल के साथ मेटिंग कर सके। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम मेटिंग। क्या बोलेंगे इसको, दिस टाइप ऑफ मेटिंग इज नोन एज रैंडम मेटिंग। और एक आती है पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसके इंडिविजुअल्स रैंडम मेटिंग शो करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैनमिक्टिक पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इन विच, द पॉपुलेशन in which individuals shows random mating, the population in which individuals, the population in which individuals shows द रैंडम मेटिंग, अगर वो रैंडम मेटिंग शो कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल, तो हम उस पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, उस पॉपुलेशन को हम बोलेंगे पैनमिक्टिक पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, ठीक है। द पॉपुलेशन इज नोन एज पैनमिक्टिक पॉपुलेशन। एक दूसरी तरह की पॉपुलेशन होती है। या फिर अगर मेटिंग की बात करें तो एक और टाइप की मेटिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, असोर्टेटिव मेटिंग, ठीक है।
तो ये हो गई रैंडम मेटिंग। अगर बात करें हम असोर्टेटिव मेटिंग, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपने मेटिंग पार्टनर को सेलेक्ट करता है। इंडिविजुअल सेलेक्ट इट्स मेटिंग पार्टनर, वो अपने मेटिंग पार्टनर को सेलेक्ट करेगा। कौन सी मेटिंग में? असोर्टेटिव मेटिंग में। द इंडिविजुअल सेलेक्ट्स इट्स मेटिंग पार्टनर। तो हम दो चीजों की बात देखी हमने कि एक तो क्या है रैंडम मेटिंग और दूसरी क्या है असोर्टेटिव मेटिंग। असोर्टेटिव मेटिंग में क्या करेगा? पार्टनर चूज करेगा अपने दूसरे मेटिंग पार्टनर को। अब ये भी दो तरह की होती है, एक तो ये होती है पॉजिटिव असोर्टेटिव, और ये दूसरी कौन सी होती है? नेगेटिव असोर्टेटिव। पॉजिटिव असोर्टेटिव का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है वो खुद की जैसी फिनोटाइप के इंडिविजुअल को ही सेलेक्ट करेगा। जैसे अगर ह्यूमंस में बात करें तो अगर एक शॉर्ट हाइट मेल है, जिसकी हाइट शॉर्ट है, वो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि जो उसका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उसकी हाइट उससे बहुत ज्यादा ना हो। तो वो किसको चूज करेगा? एक शॉर्ट स्ट्रेचर्ड फीमेल को ही। तो पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग के अंदर मतलब इंडिविजुअल चूज सिमिलर फिनोटाइप्स। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि इंडिविजुअल चूज मेट इंडिविजुअल चूज मेट ऑफ सेम फिनोटाइप, ऑफ सेम फिनोटाइप, सेम फिनोटाइप का ही मेट को चूज करेगा इंडिविजुअल। और यहां पे क्या होगा? यहां पे जो इंडिविजुअल मेट को चूज करेगा वो किसको? डिफरेंट फिनोटाइप को। किसको? डिफरेंट फिनोटाइप को। तो असोर्टेटिव मेटिंग भी भाई अलग अलग तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग। पॉजिटिव में सेम फिनोटाइप को चूज करेगा और नेगेटिव में डिफरेंट फिनोटाइप को क्या करेगा? चूज करेगा। अब यहां पे दो टर्म्स और आते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के मतलब जैसे मान के चलो ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये क्या है? ये है एक इंडिविजुअल, और ये है दूसरा इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल। अब दोनों की जीनोटाइप सेम है, ठीक है, इन दोनों की जीनोटाइप्स जो है वो सेम है जीनोटाइप। और अगर इनकी सेम जीनोटाइप है और ये आपस में मेटिंग शो कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? मेटिंग। तो इस तरह की मेटिंग को क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। दिस काइंड ऑफ मेटिंग इज नोन एज इनब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग क्या होती है? देखो अपनी ब्रीड से बाहर, आउट का मतलब बाहर, ब्रीड का मतलब खुद की ब्रीड से बाहर। मतलब सिंपल सा ये है कि एक ये इंडिविजुअल है, एक ये दूसरा इंडिविजुअल है, दोनों की जीनोटाइप अलग अलग हैं, दोनों की जीनोटाइप अलग अलग हैं और वो मेटिंग शो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेटिंग। इनकी जीनोटाइप अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आउटब्रीडिंग। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये मेटिंग कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? आउटब्रीडिंग। जीनोटाइप डिफरेंट, जीनोटाइप सेम, वो हो गया आउटब्रीडिंग, ये हो गया इनब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग का एक एग्जांपल, जैसे एक पर्टिकुलर ब्रीड की फीमेल बफेलो को एक पर्टिकुलर जीनोटाइप और फिनोटाइप के मेल जो बुल होता है उससे ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि उनकी फिनोटाइप्स में या फिनोटाइप्स में कुछ चेंज आ सके। गॉट इट? ये एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है ताकि उनकी फिनोटाइप्स चेंज हो। और इनब्रीडिंग, ये सेम जीनोटाइप के इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग करने को क्या बोलते हैं? उसको मेटिंग करने को बोलते हैं इनब्रीडिंग।
अब जब रैंडम मेटिंग की बात करें तो रैंडम मेटिंग में जो डेविएशन आता है वो किस वजह से आता है? इन दोनों की वजह से, इनब्रीडिंग की वजह से जो डेविएशन आता है किसमें? रैंडम मेटिंग जो है उसमें डेविएशन आ जाता है। इसकी वजह से, इनब्रीडिंग की वजह से। तो इनब्रीडिंग के बारे में हमने बता दिया कि ये होती है इनब्रीडिंग, और इनब्रीडिंग का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है किसमें? स्मॉल पॉपुलेशन में। द चांस ऑफ इनब्रीडिंग इज हाई इन स्मॉल पॉपुलेशन। द चांस ऑफ इनब्रीडिंग, the chance of inbreeding is high in small populations। स्मॉल populations के अंदर इनब्रीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इनब्रीडिंग कितनी हुई, इनब्रीडिंग का एक्सटेंट जानना है तो वो जाना जाता है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट से। द एक्सटेंट ऑफ इनब्रीडिंग is calculated by inbreeding coefficient, by inbreeding coefficient। और ये जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है उसको डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल एफ से। ये जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, इसको डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल एफ से। और ये वैल्यू जो कैपिटल एफ की वैल्यू आती है वो 0 से लेके 1 तक आ सकती है। ठीक है, कैपिटल एफ की वैल्यू इज इक्वल टू 0 to 1। अब ये 0 to 1 जो वैल्यू है ये भी कुछ चीजों को डिनोट करती है। 0 to 1 ये जो वैल्यू है ये भी कुछ चीजों को डिनोट करती है। और वो वैल्यू क्या हो सकती है, ये किस चीज को डिनोट करती है उस बारे में हम चलो देखते हैं। ये किस चीज को डिनोट करती है? अगर वैल्यू आए 1, अगर वैल्यू आए 1, चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? इनब्रीडिंग जो है मैक्सिमम। और इसको और साइंटिफिक लैंग्वेज की तरफ लेके जाएंगे तो ये बोलेंगे कि इस पॉपुलेशन में, अगर किसी पॉपुलेशन में अगर कोई पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर f की जो वैल्यू है वो है 1, कैपिटल एफ की वैल्यू, और ये क्या है? इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। इस चीज का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब कि बोथ जो है, जो दो एलील्स होते हैं ना, जो दो एलील्स होते हैं किसी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर लोकस के ऊपर, ऑटोसोमल लोकस के ऊपर, वो दोनों के दोनों एलील जो है वो कहां से आए हैं? सेम एंसेस्टर से आए हैं। सेम एंसेस्टर से क्यों आए? क्योंकि वो इनब्रीडिंग शो कर रहे हैं आपस में, इसलिए सेम एंसेस्टर से दोनों के दोनों एलील, बोथ एलील्स फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। कि उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी इंडिविजुअल्स में जो दो एलील्स हैं वो कहां से आए? वो आए सेम एंसेस्टर से। और अगर ये वैल्यू 0 है तो दोनों एलील्स जो हैं वो अलग, वो सेम एंसेस्टर से नहीं आए हैं। तो ये हो गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इनब्रीडिंग के हम बात कर रहे हैं कि इनब्रीडिंग मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो किस केसेस में हो सकती है। ठीक है, कौन से केसेस में हो सकती है। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट टू एलील ऑफ ए गिवन जीन, किसकी बात कर रहे हैं? एफ की, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट the two alleles, the two alleles for a given gene, the probability that two alleles for a given gene have identical by descent,
the probability that two alleles for a given gene in the individuals in the individuals are identical by descent. In the individuals are identical by descent, मतलब वो सेम एंसेस्टर से आए हैं। सिंपल सी बात है ये कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो दो एलील हैं किसी इंडिविजुअल में पॉपुलेशन के वो आइडेंटिकल हैं, मतलब पुराने एंसेस्टर से आए, उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब f अगर 1 है तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और अगर f 0 है तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है कि वो जो दोनों एलील हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल से आए हैं, सेम एंसेस्टर से नहीं है। f0 मतलब टू एलील्स in the individuals are not descended from the common ancestor, कि वो कॉमन एंसेस्टर से नहीं आए हैं। f की वैल्यू अगर 0 है तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास आ गया इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, या इनब्रीडिंग कोफिशिएंट आ गया उसकी वैल्यू 0 या फिर 1। तो अगर हम इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालना हो हमें f की वैल्यू, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, f इज इक्वल टू 2pq माइनस h डिवाइडेड बाय 2pq, ये होता है फॉर्मूला। अब ये 2pq क्या होता है और h क्या होता है, ठीक है। 2pq क्या होता है, 2pq जो है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। 2pq क्या है, 2pq जो है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। हेटेरोजाइगोट्स का मतलब अभी आपको पहले भी बताए हेटेरोजाइगोट्स, जैसे कि ए और बी इंडिविजुअल। और एच क्या है, एच इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एच जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। और 2pq क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स बेस्ड ऑन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। यहां ये भी लिख देते हैं बेस्ड ऑन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ के ऊपर, हार्डी विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है, एच है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, एच है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये है एच जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गई। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एच इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी किसकी, हेटेरोजाइगोट्स की, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, क्योंकि हम यहां पर हेटेरोजाइगोट्स की ही बात कर रहे हैं। अब देखो, ये तो था इनब्रीडिंग कोफिशिएंट जो कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। और अगर हमें इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालना है किसी पॉपुलेशन में, और हमारे पास गिवन है कि हेटेरोजाइगोट्स की हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी गिवन इतनी है, और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतनी आ रही है, तो उनमें इनब्रीडिंग कितनी हुई उसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये है वो फॉर्मूला जिससे हम ये चीजें निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में। आ, जैसे मान के चलो कि हमारे पास दो हेटेरोजाइगोट्स हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं इस तरह से, उनमें हम इनब्रीडिंग करवा रहे हैं सेल्फिंग से। अब जब इनब्रीडिंग करवाएंगे तो एक जनरेशन में इनका नंबर कितना हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैपिटल ए स्मॉल ए यहां से गैमेट आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए यहां से गैमेट आएगा, इंडिविजुअल क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, मतलब 1:2:1। इस रेशो में हमें हमारे पास क्या मिलेंगे, इंडिविजुअल्स मिलेंगे। 4 इंडिविजुअल्स में से 2 इंडिविजुअल हमें क्या कितने मिले, किसके मिले, हेटेरोजाइगोट्स। इसका मतलब 1/4 हमें क्या मिला, कैपिटल ए कैपिटल ए। 1/2 क्या मिला हमें, कैपिटल ए स्मॉल ए।
उसी तरह से 1/4 हमें क्या मिला, स्मॉल ए और स्मॉल ए। मतलब एक जनरेशन में, एक अगर इनब्रीडिंग हो रहा है तो उसकी एक जनरेशन में ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं हेटेरोजाइगोट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है 1/2 से, और जो होमोजाइगोट्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है 1/4 से। फ्रीक्वेंसी जो है उनकी बढ़ जाती है 1/4 से। अगली जनरेशन में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन में बात करूं, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/4 नहीं 1/2। तो मतलब एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन। अगर मैं तीन जनरेशन की बात करूं थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 2 4 4 8, ये हो जाएगी 1/8। ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन में, इतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग के केस में होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और ये नंबर आपको गिवन है कि कितने से बढ़ती है कितने से घटती है। इन केस ऑफ इनब्रीडिंग, द नंबर ऑफ heterozygotes, the number of heterozygotes, the percentage of heterozygotes और the frequency of heterozygotes, कुछ भी लिख सकते हो, frequency of heterozygotes लिखो। the number in case of inbreeding the number of heterozygotes decrease by 1/2 and homozygotes increase by 1/4, वो 1/4 से इंक्रीज होते हैं होमोजाइगोट्स, और ये 1/2 से क्या होते हैं, घटते हैं। अगर हम बात करें कि कितनी जनरेशन के बाद इनका नंबर कितना होगा या कितना होमोजाइगोट्स का नंबर बढ़ेगा और हेटेरोजाइगोट्स का नंबर कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्या, 1/2 रेज टू पावर n, 1/2 रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है किसके लिए, हेटेरोजाइगोट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है 1/2 रेज टू पावर n। देखो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो भाई, 1/2 रेज टू पावर n, और यहां पे इनके लिए 1 - 1/2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है हेटेरोजाइगोट्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, हेटेरोजाइगोट्स के लिए। 1/2 रेज टू पावर n, 1 - 1/2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया फॉर्मूला। तो n यहां पर क्या शो कर रहा है, n यहां पर शो कर रहा है नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन। अगर कोई आपसे ये पूछे कि फिफ्थ जनरेशन में हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी घट जाएगी, फिफ्थ जनरेशन में हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी घट जाएगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी ही लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम बात करें कि हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी फिफ्थ जनरेशन में कितनी घट जाएगी, 1/2 रेज टू पावर 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 1/32 ये आ जाएगी हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी, 1/32 फिफ्थ जनरेशन में। चलो, अगर होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, समझ आई बात, अगर होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन जो है उसमें कई बार डिलीटेरियस एलील्स होते हैं। पॉपुलेशन कंटेन्स डिलीटेरियस एलील्स, और वो एलील्स जो हैं वो अकुमुलेट होते हैं, ठीक है। वो एलील्स क्या होते हैं,
वो एलील्स अकोमुलेट होते हैं। कब? जब इनब्रीडिंग होती है। एलील्स अकोमुलेट अपॉन इनब्रीडिंग। ये एलील्स इनब्रीडिंग होने पे अकोमुलेट होते हैं। अब ये एलील कैसे हैं? डिलीटेरियस हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इसका सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, इसका जिस इंडिविजुअल के अंदर ये एलील अकुमुलेट हुआ जो कि डिलीटेरियस था, किस वजह से हुआ? इनब्रीडिंग की वजह से। ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होगा? अफेक्ट होगा उस इंडिविजुअल का। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और किसी पॉपुलेशन में कितने डिलीटेरियस एलील्स हैं उसको बोला जाता है जेनेटिक लोड। द नंबर ऑफ डिलीटेरियस एलील्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन फॉर्म द जेनेटिक लोड। द नंबर ऑफ डिलीटेरियस एलील्स present in a population, in a population called genetic load, कॉल्ड जेनेटिक लोड। उस चीज को क्या बोलेंगे? उस चीज को जेनेटिक लोड बोला जाता है कि उसके अंदर कितने डिलीटेरियस एलील्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन में। तो यहां से बात समझ आ गई कि उसके इनब्रीडिंग के अंदर डिफरेंस, उसके एलील्स जो डिलीटेरियस एलील्स हैं वो अकुमुलेट हो जाएंगे। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? डिलीटेरियस जो एलील्स होते हैं वो मोस्टली केस में रिसेसिव होते हैं। वो मोस्टली कैसे होते हैं? रेसेसिव होते हैं। और यहां पर क्या होता है? जब इनब्रीडिंग हो रही होती है तो जो होमोजाइगस है उनका नंबर बढ़ रहा होता है, हेटेरोजाइगस का घट रहा होता है। मतलब ये एलील्स अकोमुलेट हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। इसी को ही क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं इसको। और नंबर ऑफ एलील्स जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जेनेटिक लोड। ठीक है। लोअर सर्वाइवल रेट या रिप्रोडक्शन रेट लोअर, या फिर ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जेनेटिक लोड हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया कि इनब्रीडिंग की वजह से जो डिलीटेरियस एलील्स हैं वो अकुमुलेट होते चले जाते हैं, दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर जनरेशन में कितनी घटेगी और होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ेगी। यहां से पीछे चलो, ये आ गया हमारे पास इनब्रीडिंग के बारे में। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इनब्रीडिंग अगर ज्यादा है मतलब वो इंडिविजुअल आपस में ही इनब्रीडिंग शो करते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप सेम है। मतलब जो एलील्स होंगे वो सभी के अंदर सेम एंसेस्टर एलील होंगे, और दोनों के दोनों एलील अगर सेम एंसेस्टर से हुए तो मतलब इनब्रीडिंग सब मैक्सिमम और इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इनब्रीडिंग, ये आउटब्रीडिंग हमने थोड़ी सी बात कर ली है इस पे। रैंडम मेटिंग के बारे में, असोर्टेटिव मेटिंग, पॉजिटिव नेगेटिव असोर्टेटेड, ये हो गए हार्डी विनबर्ग लॉ के कुछ अजम्पशंस। और ये कि हार्डी विनबर्ग लॉ जो है उसका डेविएशन है, डेविएशन ऑफ डेरिवेशन, डेविएशन नहीं, डेरिवेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए। ठीक है। और ये एलील फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कि एलील फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कैसे, किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी निकलेगी। चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें CSIR नेट के एग्जाम में वो क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास गिवन क्या है, कि आपके पास गिवन क्या है वो पता होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील ए एंड एलील ए, हमारे पास ए एंड ए का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या है? ये पॉपुलेशन जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए और स्मॉल ए की गिवन क्या है? 0.7 एंड 0.3। मतलब
P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू गिवन है 0.7 एंड 0.3। ये बात हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 250 इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगोट्स। मतलब उसने ये बोला है, हमारे पास गिवन देखो, नंबर 1 चीज ये है, नंबर 2 चीज ये है, नंबर 3 चीज क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये कितने हैं, ये हैं 250 इंडिविजुअल्स। भाई साहब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगोट्स। ये पूछ रहा है इन 250 में से ये वाले इंडिविजुअल कितने हैं, ये पूछा है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। क्या निकालना पड़ेगा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते थे, अगर वो कैपिटल ए पूछता तो हम पी स्क्वायर करते, अगर वो स्मॉल ए पूछता तो हम क्यू स्क्वायर करते। उसने पूछा है कैपिटल ए स्मॉल ए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्या, 2 इंटू पी इंटू क्यू। 2 की वैल्यू 2 रख दो यहां पे, पी की वैल्यू 0.7 और क्यू की वैल्यू 0.3। 7 या 21, 21 दूनी 42, 0.42, 0.42। अब ये आई हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी, कितनी आई, 0.42। अब इसने ये तो पूछी नहीं कि भाई फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, उसने पूछा है कि 250 में से कितने इंडिविजुअल्स होंगे। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 0.42, 250 को मल्टीप्लाई कर दो 0.42 से, यहां पे हम 100 लिख देंगे और इसको हटा देंगे, 0 को हटा दिया 100 लिख के, ये हो गया। इसको चलो कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दिया, ये हो गया 21, 21 पंजा 105। तो ये इसका आंसर जो है वो रहने वाला है 105। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आया है तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किया गया है। ऐसे क्वेश्चन अपनी तरफ से बना बना के सोल्व करके देखो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2019 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स इन ए डिप्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ इज 0.68। मतलब ये कुछ चीज हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है। अब क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील्स आर। मतलब ये इसने बोला है कि होमोजाइगोट, होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.68। अब आप होमोजाइगोट की बात की है तो मतलब ये पी स्क्वेयर भी हो सकता है और ये क्यू स्क्वेयर भी हो सकता है, ये पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर भी हो सकता है। और अगर हम इसका निकाल दें पी कि पी क्या होगा, तो पी स्क्वेयर गिवन है कितना, 0.68, और हमें पी निकालना है, पी इज इक्वल टू 0.68 का रूट, इसका ये रूट कर दो और ये p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.8864। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.8 आता है ये, अप्रोक्सीमेटली p का वैल्यू कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो q का वैल्यू अगर निकालना है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और p का वैल्यू गिवन है 0.8 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, q इज इक्वल टू 0.2। ये आ गया। तो हमारे पास वैल्यू p और q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p इज इक्वल टू 0.8 एंड q इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 और 0.8 किस में गिवन है, वो देख लो किस में गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया, करेक्ट आंसर इज बी। देखो यहां पे
चीजें क्या है कि आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपसे पूछी है उसने क्या, उसने पूछी आपसे एलील फ्रीक्वेंसी पूछी है कि दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसने होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी दी है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पी मानते हो या क्यों मानते हो। आप कुछ भी मानो लेकिन वैल्यू 0.2 और 0.8 ही आएगी। गॉट इट। चलो भाई, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CSIR 2019 में ये क्वेश्चन आया है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है और ये क्वेश्चन आया अजम्पशंस से, डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2019 में। देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं। द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशंस इफ सर्टेन assumptions आर मीट। कि अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी जब तक इनमें से कौन सी अजम्पशंस मीट होती है। तो देखो ये कुछ अजम्पशन थी 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द अबव फैक्टर विल कोज चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। कि ये बोला, इन्होंने क्या बताया कि ये जो कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं जिनकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। हमने पीछे देखा कि एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। कब? रैंडम मेटिंग, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, लार्ज पॉपुलेशन साइज, तब एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फैक्टर्स विल कोज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। बिल्कुल अपोजिट चीज पूछ ली इन्होंने। तो देखो इन्होंने ए दिया रैंडम मेटिंग, तो रैंडम मेटिंग की वजह से एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन यहां क्या दिया मेट चॉइस। अगर मेट चॉइस है तो मेटिंग रैंडम नहीं बची है। अब यहां पे जो मेटिंग है वो रैंडम मेटिंग नहीं बची है। दूसरा ये दे दिया क्या, स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। लार्ज पॉपुलेशन साइज, ये अजम्पशन तो था ठीक कि हाँ पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। लैक ऑफ म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे इन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्शनल सिलेक्शन। लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में यहां पे नो नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन, कि किसी तरह का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है क्या, कि डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन भी चेंज कर देगा फ्रीक्वेंसी को, स्मॉल पॉपुलेशन साइज भी चेंज कर देगा, मेट चॉइस भी चेंज कर देगा। बाकी ये ठीक है। ये जो आपको मैंने राइट का आंसर लगाया है, मतलब ये अजम्पशंस हैं जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। इसकी वजह से क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसकी वजह से कांस्टेंट रहेगी। इसकी वजह से कांस्टेंट रहेगी। अब फ्लक्चुएट कहां करेगी, फ्लक्चुएट इसकी वजह से फ्लक्चुएट कर देगी और इसकी वजह से फ्लक्चुएट कर देगी, लैक ऑफ म्यूटेशन। नहीं नहीं, हाँ ये डायरेक्शनल सिलेक्शन और ये क्या, स्मॉल पॉपुलेशन साइज। यहां फ्लक्चुएट होगी, यहां क्या होगी, यहां भी फ्लक्चुएट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और तीसरा केस, यहां भी फ्लक्चुएट हो जाएगी। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहला आता है बी, इसकी वजह से चेंज आएगा, सी, और लास्ट में क्या है, एफ। तो देख लो बी सी एफ कहां है, डी इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड एफ। इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और ये वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए अलग अलग तरह के कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के। 5 अलग अलग टाइप का मतलब एक टाइप का कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करो। 5 टाइप का क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन सोल्व करो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से, और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपसे जब भी नेक्स्ट टाइम क्लास आएगी।
आई होप कि आपको लेक्चर आज पसंद आया होगा, आपके समझ भी आया होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है वो नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एक मतलब एक जो फ्लो है उसको साथ में लेके चलता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए टॉपिक, कुछ को लगा होगा हाँ चलो ठीक चल रहा है, कुछ को लगा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्पीड जो है वो पसंद करना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चंस जो है वो कवर करने की कोशिश करें, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। Thank you very much and all the very best to all the aspirants for the upcoming CSIR NET December 2023 exam. Be prepared and do prepare yourself. Thank you very much and again all the very best.